नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। सत्ता में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुरुआत सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें, दिलचस्प जानकारियां एक साथ। लेकिन पहले आपको बंगाल के उस अग्निपथ पर लेकर चलेंगे जो छठे चरण के चुनाव से पहले रक्त रंजित है, जिसमें एक महिला की हत्या वाले दाग हैं, जलते घर हैं, टीएमसी बनाम बीजेपी वाली सियासी चिंगारियां हैं, जिसका गवाह बना है नंदीग्राम। आज ये भी पूछेंगे, चुनाव तो पूरे देश में है, लेकिन बार बार बंगाल ही क्यों चल रहा है। फिर आपको प्रधानमंत्री मोदी और सोनिया गांधी के बीच चले शब्दबाण भी दिखाएंगे। आज पीएम ने कहा कांग्रेस ने सत्ता के लिए देश को बांट दिया है। इसका जवाब सोनिया गांधी ने वीडियो से दिया है और कहा है कि यह लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है। स्वाति मालीवाल केस में माता पिता से पूछताछ पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की लड़ाई अरविंद केजरीवाल से है, लेकिन परेशान किया जा रहा है उनके बुजुर्ग माता पिता को। भगवान सब कुछ देख रहा है। एक बड़ी खबर कर्नाटक से भी है। पूर्व पीएम एच डी देवगौड़ा ने अपने पोते और यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के नाम ओपन लेटर लिखा है। उन्होंने प्रज्वल से अपील की है कि वो जहां भी हैं वापस आकर कानूनी प्रक्रिया का सामना करें और सब्र का इम्तिहान ना लें। सत्ता में आज न्यूज मित्रों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस वाला शुभ समाचार भी है। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए बार बार आरटीओ जाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यह टेस्ट अब कहां होगा, कैसे होगा, इसका जवाब सत्ता की सुपरफास्ट कुंजी में देखिएगा। आज एक दर्दनाक खबर मुंबई से सटे थाने से आई है, जहां डोंबिवली की केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 4 लोगों की मौत हो गई, 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। धमाका इतना तेज था कि आवाज 3 किलोमीटर तक सुनाई दी और आसपास के घरों के शीशे तक टूट गए। और सत्ता में एक कुंजी उस ताइवान पर, जिसे चीन ने अपने हथियारों के साथ चारों ओर से घेर लिया है। इस वॉर एक्सरसाइज को जिनपिंग ने पनिशमेंट ड्रिल का नाम दिया है और कहा कि ताइवान को अपने राष्ट्रपति के बड़बोलेपन की सजा मिलेगी। लेकिन सत्ता की शुरुआत कर रहे हैं आज पश्चिम बंगाल की राजनीतिक खबरों से, जिसमें आज बहुत आग है। इस आग की लपटों में इतनी तीव्रता है कि एक पूरा का पूरा लोकसभा क्षेत्र इस आग में झुलस रहा है। नेताओं के बयान इस आग को और हवा दे रहे हैं। बीजेपी के एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो चुकी है, 8 से ज्यादा घायल हैं। अब सियासत इस आग पर वोटों वाली रोटियां सेक रही है। पश्चिम बंगाल से जो आज तस्वीरें सामने आई, उसमें जलते हुए घर, जलती हुई दुकानें, नुकीले पत्थर से हुई पत्थरबाजी, अंधाधुंध चली लाठियां और पुलिस की नाकेबंदी की तस्वीरें हैं। और ये उसी नंदीग्राम में हुआ है जहां सिर्फ 36 घंटे बाद यानी शनिवार को वोट डाले जाने वाले हैं। देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए इसको। उससे पहले आज वहां मरने और मारने वाला हालत बने हुए हैं। अब इसको लेकर फुल राजनीति हो रही है, झुलसाने वाले बयान आ रहे हैं, ताकि आग की गर्मी तब तक बरकरार रहे जब तक चुनाव खत्म नहीं हो। इसीलिए आज हमने पश्चिम बंगाल में हिंसक आग पर सत्ता की कुंजी बनाई है। अब शुरुआत से समझिए कि पूरा मामला है क्या। 25 मई को नंदीग्राम में चुनाव है। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कल 22 मई की रात को बीजेपी के कार्यकर्ता मनसापुर इलाके में गश्त कर रहे थे। तभी कुछ लोग धारदार हथियार लेकर वहां पहुंचते हैं। उन्होंने इन पर हमला कर दिया। इसी हमले में बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई, 8 कार्यकर्ता घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजेपी का आरोप है कि हमला तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। इस हमले के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है। हमले के खिलाफ में बीजेपी ने आज नंदीग्राम में विरोध प्रदर्शन निकाला, पूरे इलाके को बंद करने का ऐलान किया। नंदीग्राम में कई जगह पर सड़कों को ब्लॉक कर दिया। स्टेशन, शहर के पुलिस स्टेशन के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। बीजेपी के प्रदर्शन को बढ़ता देख बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती हुई। सड़क खुलवाने के लिए कई जगहों पर लाठीचार्ज किया गया। इसमें भी कई लोगों को चोटें आई। गुस्से में प्रदर्शनकारियों ने सड़क किनारे कुछ घरों, दुकानों में आग लगा दी। फिलहाल नंदीग्राम में क्या स्थिति है और आज क्या क्या हुआ, इस पर ग्राउंड जीरो से हमारे पास रिपोर्टर रील आई है, उससे आप देखिए, फिर आपको इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानों की तपिश दिखाएंगे। वोट की 48 घंटा पहले पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम एक बार फिर से सुर्खियों पर। बुधवार देर रात को टीएमसी और बीजेपी वर्कर के बीच झड़प के बाद एक बीजेपी महिला कार्यकर्ता की जान चली गई है, जिसके बाद से नंदीग्राम में तनाव बना हुआ है। सुबह से बीजेपी कार्यकर्ता लोग विरोध में शामिल हुए, रास्ता रोका गया, आगजनी की घटना घटी।
शांत था वो शांत को अशांत करके गया है। इसका फल हमने देखा है कि अभी हमारा एक कर्मी अभी मर्डर हो गया है और 2 कलकत्ता में वहाँ पे भर्ती हुआ है नर्सिंग होम में, और 7 हमारा जो कार्यकर्ता है वहाँ पे नंदीग्राम हॉस्पिटल में भर्ती है, ठीक है ना। वो तोलामूल प्राइवेट लिमिटेड, उनको मालूम हो गया कि नंदीग्राम से 50,000 से ज़्यादा वोट से बीजेपी यहाँ पे जीतेगा। हिंसा की इन घटनाओं के बाद बीजेपी का दावा है कि टीएमसी इस पूरे इलाके में डर का माहौल पैदा करना चाहती है। वो चाहती है कि लोग वोट देने के लिए घरों से ना निकलें। टीएमसी का कहना है कि ये बीजेपी की आपसी लड़ाई है, वो सिर्फ बंगाल को बदनाम करना चाहती है। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं वहाँ बम बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बैलेट के ऊपर बम और बंदूकें और बुलेट भारी पड़ती नजर आती है और महिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार ये ममता जी के राज में खुलकर देखने को मिल रहा है। शर्मनाक बात है लोकतंत्र के लिए और शर्मसार किया है ममता बनर्जी जी और उनकी सरकार में। नंदीग्रामेर घटनार संगे तृणमूल कांग्रेस कोनोभावे जड़ित नয়। नंदीग्रामेर যে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু সেটা কতটা রাজনৈতিক যদি হয় সেক্ষেত্রে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ওই এলাকায় তীব্র, ফলে সেখানে আদি বিজেপি বনাম নব্য বিজেপি সেই জায়গায় সংঘাত তীব্র হয়ে রয়েছে। पूरी तरीके से टीएमसी की जालसाजी है, टीएमसी की करतूत है। वो चाहते हैं कि बंगाल में नंदीग्राम में तमलुक में भय का वातावरण बना रहे, जिससे जो वोटर्स है वो वोटर देने के लिए नहीं निकले। सब जानते हैं नंदीग्राम में जिधर में ये घटना हुआ वो है शुभेंदु अधिकारी का स्ट्रॉन्ग होल्ड और बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड। पुलिस और इलेक्शन कमीशन अभी है, वो लोग इन्वेस्टिगेशन करके जांच करके देखेंगे पीछे कौन है। उधर में जाके ऐसा घटना बीजेपी कर सकता है। दुख की बात है, और ये तो खून संतरास का ये सरकार है, पार्टी भी वैसे ही है और ये अडॉप्ट किया है कम्युनिस्ट से, तो यहाँ से ये लोग नहीं निकाल पा रहा है। और मैं समझता हूँ अभी भी इसको मैं निंदा करता हूँ और जितना जल्दी हो जो कल्प्रिट है उनको अरेस्ट किया जाए। वापस में लड़के एक औरत को मार के इसका जिम्मेदारी तृणमूल को देने की कोशिश कर रहे हैं, तृणमूल को मेलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अच्छी तरह जान के चलिए इसमें कुछ असर नहीं होने वाला है। एडमिनिस्ट्रेशन स्पीडी स्टेप लेना शुरू कर दिया है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, एक भी कल्प्रिट बचेगा नहीं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिस तरह की हिंसा होती है उसे अब रूटीन मान लिया गया है, मानो हिंसा भी चुनाव से जुड़ा कोई कार्यक्रम हो। चुनावों में जितनी हिंसा पूरे देश में नहीं होती उससे कहीं गुना ज्यादा हिंसा अकेले बंगाल में होती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में हिंसा की कुल 693 घटनाएं हुई थी, जिनमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले 2014 में पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा में 16 लोगों की मौत हो गई थी। लोकसभा की तरह पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में भी जमकर हिंसा होती है। 2021 के विधानसभा चुनाव में 14 लोगों की मौत हुई, लेकिन बीजेपी ने दावा किया कि 37 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। पंचायत चुनावों में हिंसा एक वेब सीरीज की तरह होती है, जिसमें विधानसभा और लोकसभा के बाद पंचायत चुनाव वाली हिंसक पिक्चर भी रिलीज होती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि स्थिति और ज्यादा खराब रहती है। 2023 में पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में करीब 27 लोगों की हत्या हुई। 2018 में चुनावी हिंसा में करीब 40 लोगों की हत्या हुई, जबकि उससे पहले 2013 में 39, 2008 में 36, 2003 में 70 लोगों की राजनीतिक हत्याएं हुई। और अगर पीछे जाएं 1990 के पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा में 400 लोगों की मौत हुई थी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दिन और चुनाव के बाद हमेशा हिंसा आम बात हो गई। विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में तो लोगों को पलायन करना पड़ा था, लेकिन इस बार तो नंदीग्राम में चुनाव पूर्व हिंसा शुरू हो गई है।
वैसे चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव या त्योहार कहा जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव वाले इस त्योहार का खूनी सच यह है कि वहां चुनाव बिना हिंसा के पूरा नहीं हो सकता। वहां हिंसा की ताकत से वोट की ताकत का दमन होता है, हिंसक माहौल में नफरत का एजेंडा चलता है और लोकतंत्र घायल होता है। इस सब के बीच में पश्चिम बंगाल में ओबीसी वाली सियासी आग भी लगी हुई है। चीन और ताइवान के बीच लगी आग को देखते हैं। कल सत्ता में हमने आपको यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की परमाणु प्रस्थान वाली दादागिरी दिखाई थी। आज खबर चीन को लेकर है, जो ताइवान को चारों तरफ से घेर कर गोलाकार अभ्यास कर रहा है, और वो भी तब जब एक दिन पहले टैक्टिकल न्यूक्लियर एक्सरसाइज रशिया ने शुरू की, जब करीब करीब एक हफ्ते के अंदर अंदर शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात हो चुकी है और चीन अपनी अब दादागिरी दिखा रहा है। आम बोलचाल की भाषा में से आप जिनपिंग की जहाजगर्दी भी कह सकते हैं, जहाजगर्दी, क्योंकि ताइवान के चारों तरफ चीनी वॉरशिप्स फायर प्रैक्टिस कर रहे हैं। वैसे तो चीन की नजर सभी पड़ोसी मुल्कों पर रहती है, लेकिन ताइवान को तो चीन अपना ही हिस्सा मानता है, ताइवान पर अपना मालिकाना हक समझता है। पिछले कुछ दिनों से चीन और ताइवान के रिश्तों में लगी आग और भड़क गई है, क्योंकि ताइवान के नए राष्ट्रपति ने ऐसी जुबानी एक्शन लिया कि शी जिनपिंग ने सीधे वॉर एक्सरसाइज वाला रिएक्शन दे दिया। इस वक्त की बात करें तो ताइवान में जिनपिंग के एक्शन को लेकर एक भय है, क्योंकि चीन पनिशमेंट ड्रिल कर रहा है। इस तल्खी की पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं। आज से 4 दिन पहले सोमवार को लाई चिंगते ने ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। सत्ता संभालते ही ताइवान के राष्ट्रपति ने चीन को यह संदेश भी दे दिया कि ताइवान में उसकी कोई भी दखलंदाजी और दादागिरी नहीं चलेगी। सीमा में फेरबदल की कोशिश कामयाब नहीं होगी। ताइवान के नए राष्ट्रपति के इस बोल्ड मैसेज से चीन को मिर्ची लगी और आज जिनपिंग की फौज उन इलाकों में हथियारों के साथ पहुंच गई जो ताइवान की जल सीमा में आते हैं, मेरिडियन में आते हैं। चीन दुनिया को बता रहा है कि यह सिर्फ युद्धाभ्यास है, लेकिन ताइवान इसे आक्रमण से ठीक पहले की स्थिति के रूप में देख रहा है। तो अब सवाल यही है कि आगे क्या होगा? क्या चीन और ताइवान का तनाव युद्ध तक पहुंचेगा? चीन की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें युद्ध अभ्यास कम और युद्ध की धमकी वाली मात्रा ज्यादा है। यह वीडियो ताइवान से लगे समंदर में चीनी सैनिकों के अभ्यास का, जिसमें गोले बरसाते हथियार समंदर में एक्शन मोड में निशाना लगा रहे हैं, वॉरशिप्स हैं और युद्ध की ही तर्ज पर दौड़ते, भागते, हथियारों को लोड करते, टारगेट को फिक्स करते रेड आर्मी के सैनिक हैं। चीन के युद्ध अभ्यास का कोड नेम है जॉइंट स्वॉर्ड 2024A। इसे पनिशमेंट ड्रिल भी कहा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल आप जानते हैं क्या है? बड़ा सवाल यह है कि कुछ इसी तरीके से वॉर ड्रिल यूक्रेन पर अटैक से पहले रशिया ने किया। बड़ा सवाल यह है कुछ इसी तरीके से बिल्डअप गाजा में अटैक से पहले इजराइल ने किया था। तो क्या यह चीन की एक कोशिश है ताइवान को हड़पने की? अब आपको उस लोकेशन को समझाते हैं जहां चीन हथियारों की हलचल है, जो इस वक्त ताइवान की जल सीमा में है, लेकिन चीन के जहाज वहां पर तैनात हैं। मतलब यह कि ताइवान को घेरने के लिए चीन आक्रामक रुख अपना रहा है। कैसे कहा जा रहा है कि चीन किसी भी वक्त ताइवान पर आक्रमण कर सकता है, यह समझना बहुत जरूरी है। ऐसे कौन से हालात हैं, ऐसी कौन सी पोजिशनिंग है जो ये बता रहे हैं कि चीन जो है वो कभी भी ताइवान के ऊपर बहुत एग्रेसिव अटैक कर सकता है? आइए देखते हैं। यह मैप आपके सामने है। ताइवान की जल सीमा चीन तक है। चीन ने अपनी वॉरशिप्स ताइवान के चारों तरफ तैनात कर रखी है। ये देखिए, अब आप हर तरफ ये जो मेरिडियन लाइन आपको दिखाई दे रही है उसको देखिए जरा, आप ध्यान से देखिए। इसके अलावा ताइवान के चारों तरफ चीनी फाइटर जेट, ताइवान के चारों तरफ चीन की आर्मी, ताइवान के चारों तरफ चीन की वॉर ड्रिल हो रही है। 145 किलोमीटर लंबा ताइवान स्ट्रेट, ध्यान से देखिए। और जहां पे मैं खड़ा हूं उसके ठीक नीचे राइट कॉर्नर में देखिए, किनमेन, वुक्यू, मात्सू और डोंगयांग में ड्रिल की जा रही है। ये वो इलाके हैं जिनको ताइवान अपना कहता है, लेकिन चीन इनको अपना बताता है। चीन की सीमा से बहुत कम दूरी है। दूरी इतनी कम है कि चीन के कई इलाकों को यहां से देखा जा सकता है। ताइवान स्ट्रेट लगभग 145 किलोमीटर है। ताइपे जो ताइवान की राजधानी है, वहां से सिर्फ ये देखिए जो ड्रिल चल रही है यहां पर ठीक मेरे नीचे 18 किलोमीटर, 22 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की दूरी पर चीन के जहाज हैं। और ताइवान के ल्यूक्यू आइलैंड से सिर्फ 9.5 किलोमीटर की दूरी पर चीनी वॉरशिप्स वॉर ड्रिल कर रहे हैं। इसी तरह आर्किड आइलैंड से 55 किलोमीटर की दूरी पर रेड आर्मी के जहाज अभ्यास कर रहे हैं। ताइवान के पिंगटुंग आइलैंड से चीनी जहाज की दूरी सिर्फ 16 किलोमीटर के आसपास है।
सवाल है कि क्या किसी भी वक्त चीन ताइवान पर हमला करेगा। यह सवाल आज की तारीख में ताइवान में ट्रेंड कर रहा है, हर किसी के मन में है। और सवाल खड़ा यह होता है कि आखिर शी जिनपिंग की मंशा और इरादा क्या है। ताइवान की सेना ने मैप पर बताया कि चीन के फाइटर जेट, नेवी के वॉरशिप और कोस्ट गार्ड कहां कहां है, किस तरफ से घेरा हुआ है ताइवान की सेना के मुताबिक। अब यह जरा ध्यान से देखिएगा आप, 45, एक दो नहीं 45 चीनी फाइटर जेट आए थे, जिनमें 28 फाइटर जेट्स ने ताइवान की सीमा के भीतर प्रवेश किया। चीन की नेवी के कुल 15 वॉरशिप और चीनी कोस्ट गार्ड के 16 जहाजों ने ताइवान को घेर रखा है। यानी ताइवान की जल सीमा में घुसकर गोले बरसाने की प्रैक्टिस चल रही है। यह सीधे सीधे युद्ध की धमकी है या एक्ट ऑफ वॉर। इंटरेस्टिंग बात क्या है यहां पर? इंटरेस्टिंग बात यह है कि ताइवान को प्रोटेक्शन देता है कौन? अमेरिका। इंटरेस्टिंग बात क्या है? यूक्रेन को प्रोटेक्शन देता है कौन? अमेरिका। यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहा है कौन? रूस। ताइवान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है कौन? चीन। कुछ दिन पहले मुलाकात किसकी हुई थी? चीन और रूस की। चीन के एक्शन पर ताइवान के तेवर भी सकते हैं। कैसे चीन और ताइवान में जुबानी युद्ध हो रहा है, 30 सेकंड में आपको कुछ बयानों के आधार पर बताते हैं। ताइवान की तरफ से कहा गया कि चीन बार बार ताइवान के लोकतंत्र को धमकी दे रहा है। इसके जवाब में चीन का कहना है कि यह पनिशमेंट अभ्यास ताइवान की चेतावनी का जवाब है। ताइवान का साफ साफ कहना है कि चीन अपने ऊपर नियंत्रण रखे, जबकि चीन की तरफ से ताइवान के नए राष्ट्रपति साशी लाई के उस भाषण को याद दिलाया जा रहा है जिसमें उन्होंने चीन को चेतावनी दी थी। ताइवान का कहना है कि वो चीन के दबाव में नहीं आएगा, जबकि चीन का कहना है कि ताइवान में बाहरी ताकतों का हस्तक्षेप चीन को उकसाने की कोशिश है। यहां पर बाहरी ताकतों का मतलब अमेरिका को माना जा रहा है। ताइवान का साफ साफ कहना है कि वो स्वतंत्र है, चीन उसकी सीमा में फेरबदल की कोशिश ना करे, जबकि चीन ताइवान को डरा रहा है। वो कह रहा है कि अभ्यास घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत संकेत है। ताइवान यह भी कह रहा है कि इस क्षेत्र में शांति स्थिरता बनाए रखने पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सहमति है, जबकि चीन इस सहमति से पूरी तरह असहमत है। उसका कहना है कि ताइवान दूसरे देशों के दम पर ताकत दिखा रहा है। कैसे चीन और ताइवान धीरे धीरे युद्ध की तरफ कदम बढ़ा रहे। 120 सेकंड की इस न्यूज रील से समझिए, यह सत्ता की एक ऐसी ग्लोबल खबर है जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा, क्योंकि ताइवान से पूरी दुनिया में 60% से ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई होते हैं। जो आप टीवी देख रहे हैं उसमें चिप है, जिस मोबाइल पर आप ये शो देख रहे हैं उसमें चिप है, जिस रिमोट का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं उसमें भी चिप है। मैसेज दुनिया को दिया, ताइवान को दिया कि हम इस तरह से घेराबंदी कर सकते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि चीन एक बार नहीं अनेकों बार इस तरह घेराबंदी कर चुका है, लेकिन इस बार जो घेराबंदी बहुत बड़ी है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, रॉकेट फोर्स सबको मोबिलाइज किया गया है, पूरी तरह से चारों तरफ से घेराबंदी की गई है। और शायद ये एक मैसेज है ताइवान को और जो उनके नए राष्ट्रपति जिनको चीन देश तो नहीं मानता है कि हम चाहें तो तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर सकते हैं, चारों तरफ से घेर सकते हैं आपको। ताइवान के नए राष्ट्रपति के चुनाव होते ही लाई च्युंग-थे, चीन उन्हें बिल्कुल देशद्रोही मानता है। देशद्रोही इसलिए क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। चीन ने एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की पनिशमेंट ड्रिल के तौर पर ताइवान को घेरा, उनके जो द्वीप है उनको चारों तरफ से घेरा और दुनिया भर में पब्लिश किया, मैप दिखाए कि ये हमने किया है, कर रहे हैं हम ये, क्योंकि ताइवान हमारा हिस्सा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना को पता है अभी अमेरिका दो फ्रंट पे उलझा हुआ है, एक है मिडिल ईस्ट और दूसरा है यूक्रेन।
चाइना को पता है कि अमेरिका अभी अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है, क्योंकि 2 वॉर फ्रंट खुले हुए हैं, इकोनॉमी खराब है, बाइडेन वर्सेस ट्रंप चल रहा है, बाइडेन जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे इसको आशंकाएं हैं, ट्रंप का कोर्ट केसेस हैं, अमेरिका सबसे कंफ्यूज स्टेट में है और चाइना को पता है कि यही राइट टाइम है, जो भी एक्शन ले वो ताइवान पर, इस पर अमेरिका काउंटर नहीं कर पाएगा। ये मामला आगे भड़क सकता है। अगर आप आंकड़ों के लेंस से देखेंगे तो चीन और ताइवान की लड़ाई हाथी और चींटी के बीच की लड़ाई जैसी है। चीन यहां पर हाथी जैसा ताकतवर है और उसके सामने ताइवान की स्थिति चींटी जैसी है, लेकिन जमीन पर हर बार वो नहीं होता जो आंकड़ों में दिखता है। ये सबक रूस और यूक्रेन युद्ध से भी लेना चाहिए। आपने देख ही लिया है कि कैसे यूक्रेन रूस की सेना को पिछले 2 वर्षों से युद्ध में उलझाए हुए है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहां भी ताइवान के साथ अमेरिका है, जिसे चीनी नेता और अधिकारी अपने बयानों में बाहरी ताकत बता रहे हैं। एक बार आपको चीन और ताइवान की सैन्य शक्ति के बारे में बताते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो चीन के पास करीब, ये जरा ध्यान से देखिएगा, 6,24,000 और इसमें उनके पास रिजर्व्स और कहीं गुना ज्यादा हैं, जबकि ताइवान के पास करीब 11,500 जवान है, क्योंकि समंदर से घिरा है, उनको फुट सोल्जर्स की जरूरत कम होती है। एयरक्राफ्ट की तुलना करें तो चीन के पास 3,285 हैं, जबकि ताइवान के पास 741 हैं, लेकिन सारे के सारे अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स हैं, F-16 ज्यादा संख्या में है उनके पास। इस तरह लड़ाकू विमानों के मामले में भी चीन ताइवान पर भारी है। चीन के पास 1200 लड़ाकू विमान है, जबकि ताइवान की सेना के पास 288 हैं अमेरिकन टेक्नोलॉजी वाले विमान। कार्गो प्लेन चीन के पास 286 हैं, ताइवान के पास 19 हैं। पनडुब्बियां चीन के पास करीब 79 है, ताइवान के पास सिर्फ 4 हैं। अटैक हेलीकॉप्टर चीन के पास 281 हैं, ताइवान के पास 91 हैं। टैंक चीन के पास 5,250 हैं, जबकि ताइवान के पास लगभग 1110 हैं। अगर फिल्मों के लेंस से देखें तो चीन और ताइवान के बीच हालात कुछ ऐसे हैं कि जिनपिंग बोलेंगे मेरे पास ज्यादा सैनिक हैं, टैंक हैं, तोप है, लड़ाकू विमान है। इसके जवाब में ताइवान की तरफ से एक ही जवाब आएगा कि मेरे पास अमेरिका है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के 200 सैनिक हैं, जो ताइवान के सैनिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं। साल 2022 में यहां पर सिर्फ 30 अमेरिकी कमांडो थे। इन अमेरिकी कमांडो की तैनाती ताइवान के एक द्वीप पर है, जो दक्षिण पूर्व चीन के तट के पास है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर चीन क्यों बार बार बाहरी ताकत का जिक्र करता है। ताइवान पर किसी भी हमले की स्थिति में चीन और अमेरिका सीधे आमने सामने आ सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, यूक्रेन में अमेरिका नहीं आ सकता है फ्रंट फुट पर खुलकर सामने, लेकिन ताइवान के साथ उसकी एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर ताइवान पर हमला होगा तो अमेरिकन सोल्जर्स, अमेरिकन फोर्सेस फ्रंट फुट पर खुलकर सामने आएंगे ताइवान को बचाने के लिए, क्योंकि यह उसका एक एग्रीमेंट है। सत्ता में हमारी अगली खबर आपको किसी बॉलीवुड या साउथ फिल्म की स्क्रिप्ट लग सकती है, लेकिन असल में इस खबर में सत्ता की हनक है, वर्दी का नशा है और संदेश है कि नियम और कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है, पार्टी नहीं, आम आदमी के लिए। कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें ऋषिकेश से आई हैं, जरा ध्यान से देखें, जिनमें पुलिस की एक गाड़ी जो रैम से होते हुए 4थी मंजिल तक पहुंच गई। आसपास लोगों की जबरदस्त भीड़ है और इस भीड़ से पुलिस किसी शख्स को ले जा रही है। ये सब देखकर आपको शायद खबर सामान्य लगे, लेकिन अगर हम कहें कि जहां पुलिस की एक गाड़ी घुसी है वो कोई होटल या ऑफिस नहीं बल्कि ऋषिकेश का एम्स अस्पताल है। ये अब देखिए तस्वीरें क्लैरिटी से, हो क्या रहा है। जिस रैम से पुलिस ने 4थी मंजिल पर गाड़ी चढ़ा दी, उसका इस्तेमाल मरीजों को स्ट्रेचर पर लाने और ले जाने के लिए किया जाता है। और जिस इमरजेंसी वार्ड में पुलिस की ये जीप घुसी, वहां बहुत सारे मरीज भर्ती थे जिनका ब्लड प्रेशर ये सब देखकर अचानक बढ़ गया होगा। ये सब सुनकर आपको भी हैरानी जरूर होगी। तस्वीरें देखिए, ये हो क्या रहा है। यूजुअली टॉम क्रूज की फिल्मों में ऐसा देखने को मिलता है। आपके मन में ये बात आएगी कि आखिर ऋषिकेश की पुलिस को ये मिशन इम्पॉसिबल करने की जरूरत क्या थी। सिंघम बनने की ऐसी क्या शौक चढ़ा कि उसने ना अस्पताल देखा ना मरीज, लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हुए अपनी जीप एम्स अस्पताल के अंदर घुसा दी। ऐसा क्यों हुआ ये भी जानिए। ऋषिकेश एम्स के नर्सिंग ऑफिसर सतीश कुमार के खिलाफ ऑपरेशन थिएटर में एक महिला डॉक्टर ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। घटना से अस्पताल के बाकी डॉक्टर्स गुस्से में आ गए, आरोपी के खिलाफ एक्शन की मांग करने लगे। लोगों के इसी गुस्से को देखकर पुलिस खुद 4थे फ्लोर पर नहीं गई,
बल्कि पूरी जीप ही अस्पताल के रैंप से चौथे फ्लोर पर पहुंचा दी और आरोपी को वहां से जीप में बैठा कर बाहर ले गई। इसीलिए यहां सवाल पुलिस की कार्रवाई वाली मंशा पर नहीं है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने जो तीव्र गति वाला एक्शन दिखाया वो जायज है, लेकिन यहां सवाल पुलिस के तरीके पर है कि एक आरोपी को पकड़ने के लिए क्या मरीजों की जान से इस तरह खिलवाड़ किया जा सकता है, उनको खतरे में डाला जा सकता है? क्या पुलिस चौथे फ्लोर पर जाकर आरोपी को नहीं पकड़ सकती थी? और अगर इस दौरान किसी मरीज के साथ कोई अनहोनी हो जाती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्या पुलिस लेती इसकी जिम्मेदारी? आज इन तस्वीरों को देखकर हमें यूपी के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह की भी याद आ गई, जब उनके ड्राइवर ने मंत्री जी के आदेश पर कार को रेलवे प्लेटफॉर्म की कक्षा में स्थापित कर दिया था, वो भी उस रैंप से जो दिव्यांगों के लिए बना था। और यह सब इसलिए क्योंकि मंत्री जी ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचने में लेट हो गए थे। इसीलिए सवाल तो बनता है ना, अगर पुलिस या मंत्री जी की जगह कोई आम आदमी होता तो क्या उसे भी कोई डिस्काउंट मिलता? जवाब हम नहीं बताएंगे, क्योंकि जवाब आप खुद जानते हैं। ये जो है एक्चुअल में वहाँ इतना आक्रोश था कि जो भीड़ थी वो जो मुलजिम को पकड़ के किसी भी तरह से मारना चाह रही थी, और ये भी एक बड़ा अपराध हो जाता। तो एम्स प्रशासन ने पुलिस को एस्कॉर्ट करके वहाँ ले गए ताकि उनको सेफ ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से बाहर निकाला जाए कि भीड़ के हत्थे न चढ़े। ये है, इसमें कोई एम्स प्रशासन के द्वारा ही एस्कॉर्ट करके ले गए। ग्रीन कॉरिडोर या एटीट्यूड कॉरिडोर, कारण कुछ भी हो, लेकिन ऋषिकेश पुलिस ने जो भी किया वो अपने आप में अनोखा है। सत्ता में अब खबरों के स्टीयरिंग को मोड़ते हैं, लेकिन हां, हम 4th फ्लोर पर नहीं हैं और आपको ड्राइविंग लाइसेंस वाला शुभ समाचार देते हैं। आप में से बहुत सारे न्यूज मित्रों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, लेकिन 18 वर्ष की कम आयु के ऐसे कई न्यूज मित्र होंगे जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले होंगे। उनके लिए एक अच्छी खबर है, और वो ये कि अब आपको लाइसेंस बनवाने के लिए बार बार आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट को लेकर नियम में बड़ा बदलाव हो रहा है। शुभ समाचार यह है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सरकार के नए नियम के मुताबिक अब प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर और निजी ड्राइविंग स्कूल भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट ले सकेंगे। बस जरूरी यह है कि जिस भी ड्राइविंग स्कूल या ट्रेनिंग सेंटर में आप ड्राइविंग टेस्ट दे रहे हैं वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा यह नया नियम 1 जून 2024 से लागू होगा। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। लेकिन यहां एक बात पर गौर करिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस आपको आरटीओ से ही मिलेगा। बस ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए जो टेस्ट दिया जाना है वो अब आप किसी सरकार द्वारा अधिकृत ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल में दे सकेंगे। यह ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिलेगा, अब जल्दी से इसको भी समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर आप लाइट मोटर व्हीकल के लिए लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 4 हफ्ते के अंदर 29 घंटे की ट्रेनिंग लेना होगा। इस ट्रेनिंग में 8 घंटे की थ्योरी क्लास, 21 घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई हैवी मोटर व्हीकल यानी HMV के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहता है तो इसके लिए 6 हफ्ते में 38 घंटे की ट्रेनिंग जरूरी होगी। इसमें 8 घंटों की थ्योरी क्लास और बाकी का समय यानी 30 घंटे प्रैक्टिकल के लिए है। अब आपको बताते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के इस नए नियम से फायदा क्या होगा, जरूरी है जानना। सबसे बड़ा फायदा, बार बार आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी। यानी अगर आरटीओ ऑफिस किसी न्यूज मित्र के घर से बहुत ज्यादा दूरी पर है तो आपको टेस्ट के लिए वहां के चक्कर नहीं लगाने होंगे, और अगर आपके घर के पास ही ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल है तो वहां से ही काम हो जाएगा। लेकिन नोट करिए, वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसका फायदा यह होगा कि ड्राइविंग टेस्ट की रिपोर्ट ड्राइविंग स्कूल या ट्रेनिंग सेंटर से सीधे आरटीओ पहुंच जाएगी, और अगर कोई टेस्ट में पास हो जाता है तो उसे सीधे आरटीओ से ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। सरकार के लोगों को आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिल सके, उन्हें ज़्यादा मशक्क़त न करनी पड़े, इसी के लिए सरकार ने ड्राइविंग स्कूलों में टेस्ट की व्यवस्था की है। लर्निंग लाइसेंस के लिए पहले सिमुलेटर में आपको टेस्ट कराया जाएगा ताकि आम जनता को खतरा ना हो, और दूसरा जो टेस्ट होगा वो कार में ही कराया जाएगा।
शहर के अंदर 10 सर्विस सेंटर ऐसे होंगे जहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, जहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट मिल सकेगा। बट गवर्नमेंट ने उसके लिए भी एक नियम बनाए हैं कि ड्राइविंग स्कूल का इतना बड़ा होना ज़रूरी है, इतने लोगों की कैपेसिटी वहाँ होना ज़रूरी है। ये सिमुलेटर पर एक लड़की कार चला रही है। जहाँ ड्राइविंग स्कूल होगा वहाँ पर सिमुलेटर की व्यवस्था ज़रूर की जाएगी। कई मानक सरकार ने तय किए हैं। सिमुलेटर मशीन होती हैं, उनको भी इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ताकि उनके अंदर आपको वैसी फीलिंग मिल सके। जब आप गाड़ी सीखते हैं तो उसके अंदर अलग अलग मोड्स होते हैं, आप देखेंगे तो वहाँ पर रेस, ब्रेक, क्लच, स्टीयरिंग, हैंड ब्रेक, गियर नॉब, ये सब चीज़ें होती हैं। जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड ऑथोराइज सेंटर है, जहाँ पर सिमुलेटर मशीन होगी, सिखाने वाले लोग होंगे, प्रॉपर एरिया होगा और पूरे आपको क्लासरूम्स होंगे, ताकि आप रोड पे जब चलें तो आपको पूरे गाड़ी की इन्फॉर्मेशन, रोड के नियम की इन्फॉर्मेशन और किन किन चीज़ों से आपको। सरकार के नए नोटिफिकेशन के अनुसार सिर्फ वो ड्राइविंग स्कूल ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर सकेंगे जो कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करते हैं। और वो शर्तें क्या हैं ये आपको बताते हैं। वो ट्रेनिंग सेंटर जो कम से कम 1 एकड़ की जमीन पर बने हैं या उनके पास इतनी जमीन है। इसके अलावा 4 व्हीलर्स की ट्रेनिंग के लिए 2 एकड़ की जमीन होना जरूरी है। साथ ही ड्राइविंग सेंटर में टेस्ट के लिए उचित सुविधा होनी चाहिए। जो लोग राइडर्स या भावी ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं उनके पास कम से कम हाई स्कूल डिप्लोमा या इसके आसपास की डिग्री होना जरूरी है। इसके अलावा ट्रेनर के पास कम से कम 5 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही उन्हें फंडामेंटल बायोमेट्रिक्स और आईटी सिस्टम्स की जानकारी होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मेट्रो सफर की बात करते हैं। आज राहुल गांधी उत्तर पूर्व दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के साथ मेट्रो में सफर करते हैं। इस दौरान उन्होंने युवाओं से बातचीत की, उनकी समस्या सुनी, उन्हें भरोसा दिया कि उनकी सरकार बनने पर समस्याओं को दूर किया जाएगा। राहुल गांधी दिल्ली में थे तो पीएम मोदी पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे थे। यहां पीएम मोदी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि पंजाब में दिखावे के लिए दिल्ली की कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी और सिख हमले की दोषी पार्टी आमने सामने लड़ने का नाटक कर रही है। लेकिन सच यह है कि पार्टियां 2 हैं लेकिन दुकान एक ही। 70 साल तक हमें करतारपुर साहिब को दूरबीन से दर्शन करने पड़ते थे। अगर उस समय मोदी होता, अगर उस समय मोदी होता तो मैं इनसे करतारपुर साहब लेकर के रहता, तब जाकर के उनको। अब मैं आपको बताने वाला था किस तरीके से 200 रैलियां पूरी होने पर हेलीकॉप्टर में केक काटा गया, हवा में केक काटा गया। लेकिन यहां पर हूटर जी क्या कहें। खैर, हमारी न्यूज रील्स को शेयर करिए। नमस्कार।